Hello students. Today's topic are nuclear mass and binding energy by Shweta Mehra. हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है? न्यूक्लियस को डीकम्पोज करती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी को हम और तरीके से भी कर बोल सकते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए पार्टिकल फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल टू डी असेंबल ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू इंडिविजुअल पार्ट। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी का एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, एक पार्टिकल को उसके किसमें सिस्टम में से अलग कर देती है। ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकाल दिया, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो उसको बोलेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए एटॉमिक न्यूक्लियस कंप्लीटली। ठीक है। सेपरेट कर दिया एटॉमिक न्यूक्लियस को कंप्लीटली टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Okay, or equivalent the energy that would be liberated by combining individually proton and neutron into a single nucleus। और क्या बोलते हैं, उनको कंबाइन करने के लिए भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक सिंगल न्यूक्लियस के लिए भी क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, उसके क्या है, टू न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर दो ही मास होते हैं ना, टू मास होते हैं। ठीक है। वो किस में कंपोज होएगा, वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन में। यानी न्यूक्लियस के अंदर टू पार्ट्स हैं, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। कैन बी सेपरेटेड कम्प्लीटली। उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, जब हम बाइंडिंग एनर्जी इट मीन्स 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है। व्हेन ए स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइंड टू फॉर्म ए हाइड्रोजन। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनेगा। उसके लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। किसकी फॉर्म में, गामा रेडिएशन की फॉर्म में। द टोटल ऑफ मास पार्टिकल इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस सेपरेटेड पार्टिकल। जो टोटल मास होएगा बाउंड पार्टिकल का वो लेस होएगा जो हमारा सम ऑफ मासेस ऑफ द सेपरेट पार्टिकल। उससे जो हमारा पार्टिकल आएगा, सेपरेट पार्टिकल बनेगा, उससे मास क्या होगा, कम होगा। बाय अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट इन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से। ठीक है। तो ये था बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करेगा वो भी बाइंडिंग एनर्जी होगी, और उनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो भी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये एक्सप्रेशन है बाइंडिंग एनर्जी का। हमें मास एनर्जी वाला हम लेके चलेंगे फार्मूला। ठीक है। तो इसमें E इजिकल टू एम सी स्केयर है मास आइंस्टीन की इक्वेशन से। डेल्टा M क्या है, यहाँ पे जो हमारा मास डिस्प्लेस्ड हुआ, ये डेल्टा M उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। और M पे क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। ओके। Z क्या है, प्रोटॉन है, और E माइनस Z क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है। अब मास डिसअपियर्ड को हमने बोला है डेल्टा है। ठीक है। ये डेल्टा हम क्या है, मास डिसअपियर्ड। जेड क्या है, प्रोटॉन, और ए माइनस जेड किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए है। ओके। और ये एम एन क्या है, हमारा होल मास है, यानी टोटल मास ऑफ होल न्यूक्लियस है। ओके। ईच टर्म इज क्लियर। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम ये हमारी क्या कर देंगे, हम इसको सी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी किस में आएगी, एटॉमिक मास यूनिट से आएगी। ठीक है।
इसको इससे रिप्लेस कर दिया, सी स्केयर को हमने। हमें पता है 1 MU किसके इक्वल होता है, हमें पीछे निकाल के आए हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके मल्टीपल होएगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होएगी। और हमारा जो मास डिस्प्लेस्ड होएगा वो भी एनर्जी किस में आएगी, वो इसके अंदर आएगी। तो दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। Now the binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is the average energy required to extract only one nucleon from the nucleus. So, in the expression form, we can see the binding energy per nucleon of a nucleus is the binding energy divided by the total number of nucleons in the nucleon. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हीलियम का केस लिया है। हीलियम के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, बाइंडिंग एनर्जी वो चाहिए हमें 2.83। उसका मास कितना होता है, 4 होता है। न्यूक्लियन सॉरी इसमें 4 है और मास भी 4 होता है। डिवाइड करेंगे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी पर न्यूक्लियन के लिए, 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना हो जाएगा उसकी, द ग्रेट न्यूक्लियाइड्स हैव ए वैल्यू अराउंड 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितना थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेके चलेंगे तो उसकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ओके, now nuclear stability. Nuclear stability means that the nucleus of an element is stable. मतलब स्टेबल होएगा, रेस्ट पे होगा, उसके अंदर कुछ प्रोसेस नहीं चल रही है, तो इट मीन्स वो स्टेबल है। ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मीन्स दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज स्टेबल एंड थस इट डजंट डीके स्पॉन्टेनियसली emitting any kind of reactivity। कोई प्रोसेस मतलब किसी काइंड ऑफ डीके नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस नहीं हो रही। दोज न्यूक्लियस विद द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर द मोस्ट स्टेबल। मतलब कोई न्यूक्लियन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी लग रही है, इट मीन्स वो उतना ही स्टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो उसमें अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स जो भी हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, उनके अंदर एक्साइटेड स्टेट्स में आ रहे हैं। तो मतलब वो क्या हो रहे हैं, स्टेबल नहीं है। उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही मिनिमम चाहिए क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही एक्साइट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई वो इतने स्टेबल नहीं होते। लेकिन जितनी ज़्यादा उनको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है उतनी ही वो स्टेबल होंगे, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी होएगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको सेपरेट करने में। ओके, with respect to destructive nuclear reaction, the binding energy of nucleus given as a quantitative measure of its stability. For example है हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास क्या है, 4 है, और which is made up of 2 proton and 2 neutron, for which the binding energy comes out to be 28.3 mega electron volt। तो इन हीलियम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और हम कह सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है रिक्वायर्ड चाहिए वो ब्रेक करने के लिए हीलियम एटम को, वो कितनी चाहिए, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मतलब हमें इतनी एनर्जी इसके ऊपर ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना क्या होगा, वो स्टेबल होएगा उसका न्यूक्लियस। ओके, फॉर एग्जांपल जिसका न्यूक्लियाइड जिसका 238 उसका मान लो मास है, विल हैव स्मॉलर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड हैंस आर लेस स्टेबल। ठीक है, the fact that total binding energy of nucleus is positive and is not sufficient condition for its stability। अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की पॉजिटिव है बट वो सफिशिएंट कंडीशन में नहीं है स्टेबिलिटी के लिए, फॉर ए न्यूक्लियस टू स्टेबल इट मास शुड बी लेस देन
द masses ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटोन न्यूट्रॉन का जो मास होगा उससे उसका मास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है। और वेदर फ्री और बाउंड इन स्मॉल ग्रुप्स, या तो बाउंड हो या स्मॉल ग्रुप्स में हो। देन एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूविंग एनी गिवन पार्टिकल फॉर द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द सेपरेशन एनर्जी, जिसे हम बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। ठीक है। ये हमारी सेपरेशन, ये यहाँ से स्केयर होता था मल्टीप्लाई में, वो इसके डिवाइड में हो गया है। ठीक है। मास ऑफ हीलियम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, टोटल मास। ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है, मास ऑफ द न्यूक्लियस सेमी प्रोटॉन मास नंबर है, ये मैं सारा आपको बताई जाए। इफ ई अल्फा इज पॉजिटिव आता है तो न्यूक्लियस इज स्टेबल टू द अल्फा एमिशन। ठीक है। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा अल्फा एमिशन के लिए। ओके। अगर न्यून हमारा है जिसकी ये एनर्जी, हमारी बाइंडिंग एनर्जी जो भी है वो इतनी आ रही है, तो हमारी ई अल्फ़ा क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। इट मीन्स न्यूक्लियर क्या है, अनस्टेबल है टू अल्फ़ा एमिशन। हमारे पास प्रोटोनियम है, उसकी एनर्जी -5 आ रही है, इट मीन्स वो क्या है, अल्फ़ा क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है। इट पॉसिबल दैट ए न्यूक्लियस में हैव सफिशिएंट एनर्जी टू emit न्यूक्लियर पार्टिकल बट ए सिस्टम इज लोअर एनर्जी में बी फॉर्म चेंजिंग ए न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन and vice versa. The emission be beta negative, beta positive particle nuclear stable or to negative beta decay. इसमें क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, और इसमें क्या हो रही है, पॉजिटिव बीटा डीके हो रही है। मतलब इनसफिशिएंट एनर्जी टू एमिट इन न्यूक्लियर पार्टिकल, बट सिस्टम क्या रहा है, लोअर एनर्जी मांग रहा है टू फॉर्म ए चेन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। ठीक है, या प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। ठीक है। सो ये था हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगेन हम वापस पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके। जैसे ये है बॉक्स है जिससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिससे जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, ये लेड प्लेट है, ये थिन फॉइल है हमारी, दिस वन, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है हमारी, जहाँ पे हमें पता चलेगा। और ये डिटेक्टर हैं जो रेस्ट डिटेक्ट हो रही हैं, और ये स्ट्राइक कर रही हैं कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में। तो हम क्या, हमने क्या लिया, ए पीस ऑफ, हमने कुछ रेडियम लिया जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। उसको एक किसमें, स्मॉल लेड बॉक्स में प्रोवाइड किया जिसकी बहुत ही नैरो ओपनिंग है। अल्फ़ा पार्टिकल वर एमिटेड इन ऑल रैंडम डायरेक्शन, बट हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक ही रे को हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक छोटे से होल में हम क्या करवा रहे हैं, पुट करवा रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है। जो हमारी अल्फ़ा पार्टिकल वाज मेड टू स्ट्राइक ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल जी, जहाँ पे ये है वहाँ पे इसको स्ट्राइक करती है। आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉयल दे आर अलाउड टू फॉल ऑन दिस फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल है वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल एंड प्रोड्यूस द सिंटिलेशन ऑन ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इट मीन्स क्या बता रहे हैं कि दीज इंडिकेट द एटम आर होलो। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद क्या हो गए, स्ट्रेट चले गए। ठीक है। इट मीन्स क्या है, एटम क्या है, होलो है, मतलब खाली है। Some of them are colliding with the atom of the foil and were scattered around the various angle। ठीक है, कुछ वेरियस एंगल से डेविएट हो गए हैं, एंड few turned back through source itself deviated through an angle 180 degree। ठीक है।
ये वापस उसी डायरेक्शन, यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहे हैं, वापस टर्न बैक हो रहे हैं 180 डिग्री एंगल के। मीन्स द लार्ज एंगल स्कैटरिंग इज नोन एज द अनोमलस स्कैटरिंग। ओके, इट मीन्स हमें क्या पता चला, जो ये वापस आ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इट मीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो होलो से हमें क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड बाय ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव, क्योंकि उसका टोटल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होएगा, सराउंडेड ऑफ द न्यूक्लियस। तभी उसको पार करके अल्फा पार्टिकल फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एटम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रही है, ये एटम है हमारा पूरा। ठीक है, ये राउंड शेप में एटम है, इस पर स्ट्राइक कर रही है, कुछ क्रॉस करके चली गई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड था। ठीक है, तो इसके कारण वो पास करके वो चली गई है। और ये पॉजिटिव चार्ज था, तो वो क्या कर गई, वो वापस से बैक हो गई, कुछ क्या हो गई, अलग एंगल से डेविएट हो गई, मतलब स्कैटर्ड हो गई। जो वापस से आई है लार्ज एंगल से, उसको क्या बोलेंगे, एनोमलस स्कैटरिंग बोलेंगे। इट मीन्स क्या हुआ, हमारा जो न्यूक्लियस है वो हुआ पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे अल्फा पार्टिकल की। ओके, इसमें हम क्या लगाएंगे कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, उसके अंदर क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है जिसे हमने जेड ई माना है और दूसरे को हमने जेड किया है। दे एक्ट ऑन ईच अदर विद कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या कहता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज है, एक का जेड ई है, दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ मैंने आपको पहले ही बताया। और डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आया। जो हमारे अल्फा पार्टिकल है डिटेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, deflected from their path, they experience the epsilon naught is the primitivity of the free space and r is the distance between the nucleus and approaching to the alpha particle. ठीक है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन कि हमारी जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या करती है, पास थ्रू द एटम ऑफ ए फॉइल वेरी रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और कुछ अल्फा पार्टिकल कह रही है कि वो न्यूक्लियस के एकदम क्लोज से पास हुई है, विल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एंड स्कैटर थ्रू ए लार्ज एंगल। ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल एम जस्ट टू एट द न्यूक्लियस द एंड द रिपल्सिव फोर्स विल स्लो डाउन द पार्टिकल। जो रिपल्सिव फोर्स है वो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को थोड़ा स्लो डाउन कर रही है। ठीक है, कुछ रिपेल कर रही है, कुछ अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, both the nucleus and alpha particle behave act as a point masses and point charges. ऑफ कोर्स जो हमारा स्कैटर होएगा किसके द्वारा हम दर्शाएंगे, कूलॉम रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल. The nucleus should be much higher atomic number as compared with the अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल से हायर नंबर एटॉमिक नंबर होना चाहिए. सो द न्यूक्लियस एज्यूम टू बी रेस्ट, जिससे हमें पता चले न्यूक्लियस रेस्ट पे है रिस्पेक्ट टू द अल्फा पार्टिकल. ठीक है, और ये क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एन नोड नंबर के लिए, जो हमें शो कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फॉइल पर सेकेंड. ठीक है,
इंसिडेंट बता रहा है पर सेकेंड, और नंबर स्कैटर्ड यूनिट पर एरिया ऑफ द फ्लोरेसेंट स्किन एट डिस्टेंस आर। तो हमें एंगल निकालना है विद द ओरिजिनल डिफ्लेक्शन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, टी क्या हमारी इसके अंदर थिकनेस है, एन क्या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और वी हमारी यहाँ पे क्या है, स्पीड है, इनिशियल स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। एम मास क्या है, एम क्या है, मास है किसका, अल्फा पार्टिकल का। जो हमारा कोसिकेंड्स की पावर 4 π/2 है। जो हमारा एंगल है वो स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, और जो 1/v4 है वो रेसिप्रोकल हो गया फोर्थ पावर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और जेड ई स्केयर कराएगा स्क्वेयर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द स्कैटरिंग मटेरियल। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। थैंक यू सो मच।